चलो नव सृजन करे, चलो करे नव निर्माण। बच्चे हैं देश की आन, बच्चे हैं देश की शान। इनमें हम संचार करें विद्या बुद्धि ज्ञान, इनके भविष्य से बनेगा प्यारा हिंदुस्तान। गायन वादन खेल कूद में इनको आगे बढ़ाना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है, उच्च शिखर पे ने पहुंचाना है। नन्हे मुन्ने प्यारे नाजुक बच्चे हैं कोमल, एक दिन खिलेंगे ये प्यारे को पल, एक दिन खिलेंगे ये प्यारे को पल। हेलो दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि मधुमक्खियों के पास भी सुपर पावर होता है? ये छोटी छोटी मधुमक्खियाँ अपने मैजिक से शहद बनाती है। ये शहद सिर्फ मीठा ही नहीं होता, बल्कि हमारे शरीर के लिए एक सीक्रेट पोषण का भी काम करती है। तो आज हम जानेंगे कैसे ये छोटी छोटी मधुमक्खियाँ अपने छोटे छोटे पंखों का इस्तेमाल कर शहद का निर्माण करती है। शहर में तो हम कई कार्यक्रम करते हैं, पर आज हम मौजूद हैं रांची जिला के बेड़ो प्रखंड में पाकलमेड़ी गांव में, जहां मधुमक्खी पालन की जाती है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के कुछ छोटे छोटे प्यारे बच्चे, जिनसे मिलकर हम कुछ मज़ेदार बातें करेंगे और जानेंगे कि वो मधुमक्खियों और शहद के बारे में क्या जानते हैं। तो आओ बच्चों, आपसे मिलकर कुछ बातें करें। क्या नाम है आपका? प्रियांशु महतो। आप? आदित्य कुमार। प्रणव कुमार ओझा। माही कुमारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शहद बहुत स्वादिष्ट होती है। आप शहद को किस तरह खाते हैं? रोटी में। दूध में। मधुमक्खियाँ तो आपने देखी होंगी, आपको मधुमक्खियाँ कैसी लगती है? अच्छी लगती है। बहुत प्यारी लगती है। तो बच्चों, क्या आप में से किसी को भी मधुमक्खी या शहद पर कोई कविता आती है? हाँ, मैंने एक कविता लिखी है। सुनाइए फिर। मैं मधुमक्खी धुन की पक्की, छत्ता सरस बनाती हूँ। घूम घूम कर दूर दूर से फूलों का रस लाती हूँ। कठिन परिश्रम करती हूँ मैं, अमृत शहद बनाती हूँ। जग जीवन में मस्ती भर दूँ, गीत सुहाना गाती हूँ। मिलजुल कर काम करें हम सारा, यह संदेश सुनाती हूँ। अनुशासन में रहना कैसे, यह मैं तुम्हें सिखाती हूँ। मिलजुल कर तुम रहना सीखो, मधुमय होगा पंथ सरल। मेहनत का फल मीठा होता, आलस का मत पियो गरल। अरे वाह प्रणव, आपने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई। तो बच्चों, क्या आप इस विषय में और जानकारी लेना चाहेंगे? हाँ दीदी। तो चलिए, आज हम मिलते हैं यहाँ मौजूद एक एक्सपर्ट से, जिन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष मधुमक्खी और शहद के रिसर्च पर लगाया है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आज हम हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ आपके पास आए हैं ये जानने के लिए कि आखिर मधुमक्खी पालन क्या है और इसका क्या महत्व है। जी हाँ, मधुमक्खी आधुनिक मधुमक्खी पालन है बच्चों। ये लकड़ी के बने हुए बक्से में किया जाता है, जिसमें 2 खंड होते हैं। ये निचला भाग को बोलते हैं शिशु खंड और ऊपर भाग होता है मधुखंड। और शिशु खंड में मधुमक्खियाँ अपना शिशुओं का, बच्चों का प्रजनन करती हैं, पालन पोषण करती हैं। देखो बच्चे, ये जो है ये लकड़ी का बने फ्रेम में मधुमक्खियाँ इस तरह छत्ता बनाती हैं। जी सर। और इसी में ये शिशु खंड में है, चूँकि इसमें शिशु प्रजनन का होता है। और ये सब मधुमक्खियाँ जो दिख रही हैं, इसमें बहुत सारे किस्म के मधुमक्खियाँ एक परिवार में। कुछ नर मधुमक्खी हैं, श्रमिक मधुमक्खी हैं, रानी मधुमक्खी हैं। इसको आगे चल के हम लोग अभी हम देखेंगे। यहाँ देखिए रानी मधुमक्खी है। रानी मधुमक्खी आप लोग देखे हैं? सर, इसकी पहचान कैसे होती है कि कौन सी रानी? ये रानी मधुमक्खी है बच्चों। ये वाली। हाँ, दिख गई ना। हाँ। और ये देखो, ये नर मधुमक्खी है। ये है नर मधुमक्खी। इसका पिछला भाग नुकीला नहीं होता है उतना, और ये डंक भी नहीं, इसका ये शरीर में डंक नहीं है। और इसका रंग देखो, माथा तरफ गोल है। ये नर मधुमक्खी पहचान लो। अब पकड़ के देखो, ये मधुमक्खी डंक नहीं मारेगा। ये दिखाओ। ये क्या है, कौन सा मधुमक्खी है? नर मधुमक्खी है। इसको बोलते हैं ड्रोन बी। हाँ, ड्रोन बी। ये नर मधुमक्खी ये शहद नहीं लाती है,
इसलिए बोला गया है ना, मधुमक्खी बनिए और मधुमक्खी जैसा काम कीजिए, लेकिन नर मधुमक्खी मत बनिए, क्योंकि नर मधुमक्खी शहद जमा नहीं करती है और बाकी मधुमक्खियों के तुलना में 3 से 6 गुना ज़्यादा शहद खाती है। तो ये जो इनके परिवार का जो व्यवस्था है मधुमक्खियों का, जब इसमें ज़्यादा संख्या में नर मधुमक्खी हो जाने से मधु उत्पादन घट जाता है। इसलिए आधुनिक मधुमक्खी पालन में ऐसा व्यवस्था किया जाता है कि नर मधुमक्खी का जन्म कम से कम हो और श्रमिक मधुमक्खियों का जन्म ज़्यादा हो। मतलब समाज में काम करने वाले लोग ज़्यादा रहेंगे तो हमारा समाज, देश, राज्य विकास करेगा। और कामचोर लोग रहेंगे तो ये एक तरह से ये बहुत काम कम करता है और काम नहीं करता है और शहद ज़्यादा खाता है। ये सभी श्रमिक मधुमक्खी हैं, ये श्रमिक मधुमक्खी हैं। ये पीछे साइड में इसके पिछला भाग जो है ये थोड़ा नुकीला है, ये शहद जमा करती है। और मधुमक्खी का परिवार जो होता है बच्चों, ये स्त्री प्रधान है। इसके परिवार में सारी व्यवस्था स्त्री जाति के जो मधुमक्खियाँ हैं वही करती हैं, और नर मधुमक्खी पुरुष जाति में आता है जो कि काम नहीं करता है। उसका संख्या बढ़ जाने से क्या होता है, मधु उत्पादन कम हो जाता है, क्योंकि शहद नहीं लाता है लेकिन खाना ज़्यादा खाता है। सर ये चीज़ें तो काफ़ी रोचक लग रही है। तो बच्चों आप लोगों को मज़ा आ रहा है ना? हाँ। सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे हम सभी को शहद खाना तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, पर लोगों के अंदर वो डर रहता है कि मधुमक्खी कहीं डंक ना मार दे, तो उससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चों इसे बोलते हैं बी वेल। बी वेल यानी नकाब। ये जब मधुमक्खी कभी गुस्सा हो जाती है और डंक मारने लगते हैं तो उस समय बचाव के लिए इसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे ऐसे करके काम करने से मधुमक्खी चेहरे में डंक नहीं लगेगा और हम डंक से भी बच सकते हैं। और जिन्हें ज़्यादा डर लगता है वो हमेशा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है कृत्रिम छत्ता। आजकल सभी लोग जल्दी से जल्दी शहद प्राप्त करना चाहते हैं, जल्दी मधु उत्पादन हो, ज़्यादा मधु उत्पादन हो, इसके लिए ये कृत्रिम छत्ता है। ये मधुमक्खी के मोम से बना हुआ, मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम छत्ता है। इसको इसमें लगा, ये फ्रेम है, इसमें लगा के बक्से में डाल देते हैं तो इससे तुरंत छत्ता बन जाता है और शहद का उत्पादन जल्दी होता है और ज़्यादा होता है और मधुमक्खी का मेहनत बच जाता है। इसका क्या नाम है, कृत्रिम छत्ता। इस तरह जो छत्ते बन जाते हैं जिसमें जब शहद भर जाएगा तो इसको चाकू से कद्दू छीलने जैसा हल्का हल्का ऊपर से छील करके इसके अंदर डाल दिया जाता है। एक बार में 4 छत्ते इसमें हम रख सकते हैं। ये 4 छत्ते डाल करके इसको जब हम इसको घुमाएंगे, ऐसे घुमाने से शहद निकल जाएगा और छत्ता जैसा का तैसा रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा। छत्ता वैसे ही रहता है, ख़राब नहीं होता है। फिर इसको बक्से में डाल देंगे, फिर मधुमक्खियाँ इसमें शहद भरेंगी। ये जो देख रहे हैं इसका नाम है डीबी फीडर, डमी बोर्ड फीडर। हाँ, तो ये इसमें मधुमक्खी को खाना देने का काम किया जाता है। जिस समय बारिश होती है, लगातार बारिश हो रही है, मौसम साफ नहीं है, मधुमक्खी को खाना का कमी हो रहा है, उस समय उनको ज़िंदा रखने के लिए मधुमक्खी को चीनी का चाशनी बना करके इसके अंदर, बक्से के अंदर उसको डाल दिया जाता है, क्योंकि बाहर तो मधुमक्खी निकल नहीं पा रही है लगातार बारिश की वजह से। इसलिए ये खाना देने के का इसको काम लाया जाता है। सबसे पहला चीज़ है कि मधुमक्खी को जब भी काम करना है तो दिन में काम करना है, रात में काम नहीं करना है। छत्ता देखना है, मधुमक्खी का पेटी खोल के देखना है तो वो दिन में करना है। और जिस समय धूप खिला हो, जिस समय बादल नहीं हो, बरसात का मौसम नहीं हो, हवा नहीं चल रहा हो, ऐसे टाइम में जो धूप में बैठने में मज़ा आता है, आनंद आता है, इतना तापमान हो, वैसे समय काम करना है। अगर हम ठंडी के समय में काफ़ी ठंड है और हम बक्से खोलने जाएंगे तो मधुमक्खी नाराज़ हो जाएंगी, उनके बच्चों को नुकसान होगा, उससे उनके बच्चों को कष्ट होगा, मधुमक्खियों के बच्चों को। क्योंकि मधुमक्खी हमेशा हर समय बक्से के अंदर 36 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान मेंटेन करती है। तो इसलिए ख्याल रखना है कि बहुत तेज़ गर्मी में या बहुत तेज़ ठंड में बक्सा के पास नहीं जाएं, छत्ता नहीं खोला जाए। और मधुमक्खी का आने जाने का जो रास्ता है वो
जिस ओर से आती जाती है अपने पेटी में घुसती है, उनका प्रवेश मार्ग है आने जाने का, उसमें खड़ा नहीं होना है। क्योंकि मधुमक्खियाँ काफ़ी दूर से वो शहद लेके बहुत तेज़ी से लौटती हैं। अगर आप उसके रास्ते में खड़े हो जाएंगे तो मधुमक्खी उससे टकराएगी और मधुमक्खी को चोट लगेगा, तो हो सकता है गुस्सा में मधुमक्खी आपको डंक मार सकती है। इसलिए जब भी बक्स में हमको मधुमक्खी का काम करना है, देखना है, तो हम साइड में खड़े होकर के या बक्से के पीछे खड़े होकर के हम काम करें। इसके अलावे मधुमक्खियों के पास जब काम करने जाएंगे तो किसी भी तरह का सुगंधी वाला तेल या सेंट वगैरह लगा के नहीं जाना चाहिए और ज़्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए। हाथ पैर या मुंह ज़्यादा नहीं खोलना है, ज़्यादा आवाज़ नहीं करना है, तो वो सब मधुमक्खियों को पसंद नहीं है। शोर शराबा ज़्यादा करने पर, हाथ पैर में ज़्यादा हिलाने पर, चिल्लाने से मधुमक्खी नाराज़ होती है और वो वैसे समय में डंक मार सकती है। हम शांत हो कर के साइड में बैठ कर के, किनारे बैठ के आवागमन उसका अवरोध किए बिना काम करें तो मधुमक्खी डंक नहीं मारती हैं। और बच्चों, एक चीज़ है कि डंक अगर मधुमक्खी मार ले तो भी घबराना नहीं चाहिए। 1-2 डंक से कुछ नहीं होता है। वहाँ डंक निकाल के उस स्थान पर जो चूना उसमें रगड़ देना चाहिए, जिससे आपको मधुमक्खी का या मिट्टी का तेल है तो थोड़ा उसमें लगा देना चाहिए, तो जिससे वो आपको दर्द कम हो जाएगा और उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा। लेकिन मधुमक्खी का जो डंक है वो भी मानव जाति के लिए वो बहुत लाभदायक चीज़ है। इसमें मधुमक्खी का जो डंक है वो मधु से भी ज़्यादा महंगा और कीमती है। इससे बहुत सारे जीवन रक्षक औषधियाँ तैयार की जाती है। आजकल हमारे देश में तो उतना प्रचलन नहीं हुआ है, लेकिन विदेशों में मधुमक्खी से शहद कम और मधुमक्खी का विष ज़्यादा निकालने का काम हो रहा है, जो लाखों रुपये में बिकता है। क्योंकि मम्मी लोग कहती है कि जो शहद जम जाता है, चाहे वो आधा ही जमे, तो ऐसा माना जाता है कहीं वो मिलावट का शहद तो नहीं। तो कैसे पता करें कि क्या वो शहद मिलावटी है या वो शुद्ध शहद है? बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि ठंडे के दिनों में घी भी जम जाता है और कभी पानी भी जम जाता है बर्फ़ के जैसा। तो उसी तरह ठंड के दिनों में शहद भी जम जाता है। शहद का जम जाना, आधा या पूरा जमना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तापमान कम होने पर शुद्ध शहद जमता ही है। लेकिन अगर उसका शुद्धता को अगर आप जानना चाहें तो उसको फिर से अगर धूप में 2-4 घंटे उसको रख देंगे तो फिर से वो अपने तरल अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो ये शुद्ध शहद है। और हर एक तरफ, जैसे प्रकृति में आप देखते होंगे कि अलग अलग फूल है, अलग अलग रंग के फूल हैं, तो जितने तरह के फूल होते हैं उतने तरह के शहद भी होते हैं। कोई फूल पीला रंग का होता है, कोई सफ़ेद रंग का होता है, कोई गुलाबी रंग का होता है। तो अलग अलग रंग के फूल जिस प्रकार होते हैं, शहद भी अलग अलग रंग के होते हैं और अलग अलग स्वाद के होते हैं, और सबका औषधीय गुण अलग अलग होता है। और कुछ शहद जो है वो जल्दी जम जाते हैं, कुछ शहद देर से जमते हैं और कुछ शहद कभी जमते नहीं हैं। इसमें विशेष करके जो सरसों से जो शहद प्राप्त होता है, इसमें जल्दी जमने का इसका गुण होता है। लेकिन जो जामुन का शहद होता है, जामुन के फूल से जो शहद प्राप्त होता है, वो कभी नहीं जमता है या काफ़ी लेट से जमता है। इसलिए शहद का जमना देख करके ये नहीं सोचना चाहिए कि इस शहद में मिलावट है। अगर काफ़ी देर धूप में रखने के बाद भी अगर वो शहद नहीं गल रहा है, तब आप उस पर शक कर सकते हैं कि हो सकता है इसमें मिलावट है। लेकिन अगर वो धूप में रखने के बाद गल जाता है तो वो शहद बिल्कुल शुद्ध शहद है, उस पर शक नहीं करना चाहिए। शहद का जमना स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो बच्चों, समझ आया ना? हाँ। सर, अब हमारे बच्चों के जानकारी के लिए बता दीजिए कि मधुमक्खियों की कितनी प्रजातियां होती हैं? बच्चों, मधुमक्खियों की 5 प्रजातियां होती हैं। सबसे बड़ी प्रजाति जो होती है, जिसे एपिस डोर्सेटा कहते हैं, जो कि ऊंचे पेड़ों में, पहाड़ों में, पानी की टंकियों में सिंगल छत्ता लगाती है। और इसमें इनका जो स्वभाव जो है थोड़ा बाकी मधुमक्खियों के तुलना में ये उग्र है और शहद जमा करने में किंतु सबसे आगे है। इसे आधुनिक तरीके से अभी तक इसको पालन का काम नहीं शुरू किया गया है। इस पर काफ़ी अनुसंधान चल रहा है। हम आशा करते हैं भविष्य में इसे भी पाला जाएगा। दूसरी प्रजाति है एपिस मेलिफेरा, जो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ बक्सों में पाला जा रहा है। ये प्रजाति
चूँकि ये विदेशी प्रजाति है और विश्व में सबसे ज़्यादा शहद ये जमा करती है आधुनिक मधुमक्खी पालन में। इससे साल में आपको 50-60 केजी से लेकर 100 केजी तक इसमें शहद प्राप्त किया जाता है। इसे ही आधुनिक मधु पेटियों में पाला जाता है। इसके अलावे इसी से मिलती जुलती एक प्रजाति है जो हमारी भारतीय मधुमक्खी है, जिसे एपिस सेराना इंडिका कहते हैं। ये हमारे भारतीय मधुमक्खी, इससे साल में 15 से 20 केजी शहद प्राप्त किया जाता है। एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी इटालियन मधुमक्खी है, जिसे पालने से पहले हमारे भारतवर्ष में ये देसी मधुमक्खी एपिस सेराना इंडिका को ही पाला जाता था। क्योंकि आज ज़्यादा उत्पादन देने वाली मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा आ गई है, इसलिए इसका पालन आजकल कम हो रहा है, लेकिन गांव में छोटे किसान इसे भी पालन करते हैं। इसके अलावे छोटे छोटे झाड़ियों में सिंगल छत्ता लगाने वाली, एक ही छत्ता लगाने वाली एक मधुमक्खी है, जिसे एपिस फ्लोरिया कहा जाता है। क्योंकि शहद बहुत ही कम 100-200 ग्राम मिलता है, इसलिए इसको अभी पाला नहीं जाता है। और इसके अलावा सबसे छोटी मधुमक्खी, जिसे एपिस मेलिपोना इसे मेलिपोना या ट्राइगोना बोला जाता है, इससे शहद बहुत कम 100 ग्राम मिलता है, जिसके वजह से इससे नहीं पाला जाता है। लेकिन ये सभी मधुमक्खियाँ जो हैं हमारे देश में कृषि उत्पादन में बहुत सहयोग करती हैं। इनके द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा फसलों का पराग सेचन होता है, जिससे कृषि पैदावार काफ़ी बढ़ती है। हमें शहद क्यों खाना चाहिए? बच्चों, शहद को बोला गया है संपूर्ण आहार, कंप्लीट फूड। बच्चों के शरीर के विकास के लिए जितने तत्व की ज़रूरत है, सारा चीज़ शहद में उपलब्ध है। इसीलिए बोला गया है कि ईट हनी, फील बेटर, लिव लॉन्गर। शहद खाइए, स्वस्थ रहिए, दीर्घायु होइए। लंबे समय तक स्वस्थ रहना है, दीर्घायु होना है, तो बच्चों को शहद ज़रूर खाना चाहिए। सर, मुझे दूध में शहद मिला करके पीना बहुत पसंद है, तो इसे कैसे मिलाया जाता है? दूध में शहद मिला के खाना बहुत अच्छा है, लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे कि दूध खौलता हुआ नहीं होना चाहिए, या खौलते हुए दूध में सीधे शहद नहीं मिलाना चाहिए। दूध खौलाने के बाद जब वो ठंडा हो जाए, गुनगुना ठंडा रहे, गर्म रहे, तो उस समय आप उसमें शहद मिला के खा सकते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। शहद को गर्म कर देने से, सीधे आंच में गर्म कर देने से शहद ख़राब हो जाता है, और उससे जो आपको लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल के उससे नुकसान होता है। सर, तो इससे हमें क्या नुकसान होता है? शहद को तेज़ आंच में, सीधी आंच में गर्म करने से HMF नाम का रासायनिक तत्व उसमें विघटन होता है, और जिसको खाने से आपको स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है, जिसमें वो आपको पाचन क्रिया में भी डिस्टर्ब हो सकता है, परेशानी हो सकता है, उल्टी भी हो सकता है, और उससे जो लाभ मिलना चाहिए शरीर को वो नहीं मिलेगा। सर, एक दिन में कितना शहद खाना चाहिए? तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों को एक बार में 1 चम्मच शहद खाना चाहिए, और एक बार में 2-3 चम्मच नहीं खाना है। इसलिए सुबह में 1 चम्मच खाओ, रात में 1 चम्मच खाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा शहद खाने से हो सकता है तुम्हें पाचन क्रिया में दिक्कत हो, इसलिए एक ही साथ नहीं खा करके उसको थोड़े थोड़ी देर में, एक दिन में 2-3 चम्मच तक खा सकते हो। सर, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, कुछ कहते हैं शहद को गर्म पानी के साथ पीना चाहिए, तो कुछ कहते हैं शहद को ठंडे पानी के साथ पीना चाहिए। तो ज़रा इसके बारे में कुछ बताइए। शहद को गुनगुना गर्म पानी से भी ले सकते हैं, और ठंडे पानी से भी ले सकते हैं। ज़रूरत के अनुसार सबका अलग अलग उसका काम है। अगर जिनको कब्ज़ की शिकायत है, कब्ज़ में परेशानी कब्ज़ रहती है, तो उनको रात में सोने से पहले गुनगुना गर्म पानी में शहद मिला के, 1-2 चम्मच शहद मिला के घोल के उसको पी के अगर वो सोएंगे तो कब्ज़ की शिकायत दूर होगी। और जिनको स्वस्थ, जो मोटे तगड़े हैं, थोड़ा वज़न घटाना है आजकल, तो वज़न घटाने के लिए वही गुनगुना गर्म पानी में खाली पेट में सवेरे नींबू का रस निचोड़ के 1 गिलास पानी में आधा से एक नींबू का रस निचोड़ के गुनगुना पानी में सवेरे खाली पेट में पिएंगे, और उसके बाद अपना व्यायाम करेंगे, तो उससे वज़न बढ़ने का जो शिकायत है या वज़न घटाना है, तो उसमें ये काफ़ी सहयोग करता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन जिनको वज़न बढ़ाना है, ठीक रहना है, ना घटाना है या बढ़ाना है, तो वो ठंडे पानी में
आप शहद को ले सकते हैं। एक गिलास पानी में 1-2 चम्मच शहद घोल करके पीना चाहिए। सर, लोग कहते हैं कि शहद और घी का खाने में प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए, तो इसके पीछे का क्या कारण है? शहद और घी दोनों ही पौष्टिकता की दृष्टि से काफ़ी रिच होते हैं, इसलिए उसमें एक साथ दोनों लेने से पाचन संबंधी समस्या आ सकती है, जिससे पाचन तंत्र में गड़बड़ी की शिकायत मिल सकती है, परेशानी आ सकती है। इसलिए कभी भी एक साथ दोनों नहीं खाना चाहिए। सर, मैंने किताबों में पढ़ा है कि मधुमक्खियाँ डंक मारते ही मर जाती है, ऐसा क्यों है? इसके पीछे का क्या सच्चाई है? आपने सही पढ़ा है। जो मधुमक्खी डंक मारती है, डंक मारने के बाद वो कुछ देर के बाद वो मर जाती है। इसका कारण है कि मधुमक्खी का डंक का जो बनावट है, आप लोगों ने तीर देखा होगा। तीर जब किसी चीज़ में लग जाता है तो घुस तो जाता है, लेकिन उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मधुमक्खी का डंक भी उसी तरह का होता है, तीर की तरह। उसमें डंक घुस जाने के बाद, शरीर में लगने के बाद मधुमक्खी भागना चाहती है, लेकिन डंक निकलता नहीं है, जिसमें वो काफ़ी जोर लगाती है, जिससे अंदर से उनका शरीर का अंदर का जो इंटेस्टाइन है, आंतरिक भाग है शरीर का, वो सब उसी के साथ डंक के साथ निकल आता है जोर लगाने से, और वो टूट जाता है, जिससे कुछ देर के बाद वो मधुमक्खी मर जाती है। सर, मधुमक्खी के अंदर कौन सा जहर होता है और इसका क्या उपचार होता है? मधुमक्खी का जो डंक होता है वो विष में फॉर्मिक एसिड होता है, जिसके लगने से शरीर बच्चों को जब या किसी को भी डंक लग जाता है वहाँ जलन होने लगता है। और इससे बचने के लिए आपको चूना वहाँ पर लगा देना है। डंक निकालने के बाद चूना लगा लेने से वो जो जलन है वो कम हो जाता है और उसमें दर्द भी नहीं होता है। मधुमक्खियों में रानी मधुमक्खी का क्या महत्व होता है? मधुमक्खी के परिवार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रानी मधुमक्खी की ही होती है। उसी से पूरे परिवार का विकास निर्भर करता है। रानी मधुमक्खी का काम होता है अंडे देना, और ये अंडे देने का काम परिवार में भोजन की उपलब्धता को देखते हुए देती है। जिस समय भोजन ज़्यादा मिलता है उस समय रानी ज़्यादा अंडे देती है, जिस समय भोजन कम मिलता है उस समय कम अंडे देती है, और अगर भोजन मिलना बंद हो जाता है तो रानी अंडा देना बंद भी कर देती है। रानी मधुमक्खी परिवार में, वंश में मधुमक्खी परिवार में ऐसी रानी को रखना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा अंडा दे। जो रानी ज़्यादा अंडा देगी तो उस परिवार में काम करने वाले यानी श्रमिक मधुमक्खियों का संख्या बढ़ेगा, और जहाँ जिस परिवार में श्रमिक मधुमक्खी का संख्या ज़्यादा होगा तो उस वंश से ज़्यादा शहद प्राप्त होगा। इसलिए ज़्यादा शहद प्राप्त करने के लिए अच्छी रानी यानी कि ज़्यादा अंडा देने वाली रानी का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जब रानी पुरानी हो जाती है, ज़्यादा दिन की हो जाती है और उसका अंडा देने का क्षमता कम हो जाता है, तो उस रानी को बदल करके नई रानी उसमें दिया जाता है, जिससे वो ज़्यादा अंडा दे, जिससे श्रमिकों का संख्या बढ़े और शहद उत्पादन भी उसके साथ बढ़े। ऐसी कौन सी फूल है जिससे सबसे ज़्यादा रस चूसती है? मधुमक्खी जहाँ रहती है उससे 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी से चारों तरफ से शहद जमा करती है, और जिस फूल में ज़्यादा शहद आसानी से मिले वैसे फूलों को ही पसंद करती है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, उनका मुख्य लक्ष्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा शहद जमा करना कम समय में। इसलिए जिसमें आसानी से और ज़्यादा मात्रा में शहद मिलता है उन सारे फूलों में मधुमक्खी शहद वहाँ से लेके आती है। आज हमें शहद और मधुमक्खी संबंधित कितनी जानकारियाँ मिली? हाँ दीदी। दोस्तों, आज हमने मधुमक्खी के अनोखे और रोचक संसार के बारे में बहुत कुछ सीखा। ये छोटी छोटी मधुमक्खियाँ न सिर्फ शहद बनाकर हमारे जीवन में मिठास भरती है, बल्कि ये कृषि और पर्यावरण के लिए भी अनमोल योगदान देती है। हमारे साथ जुड़े मधुमक्खी पालन विशेषज्ञ मनबोध सिंह चौहान जी, साथ ही उनके सहयोगी मनरखन महतो जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मिलकर हमें और हमारे बच्चों को इतनी सारी जानकारियाँ दी। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ मौजूद आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इस सफ़र में हमारा साथ दिया। धन्यवाद दीदी। इसी के साथ यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए सफ़र के साथ। तब तक आप अपना और अपने आसपास का पर्यावरण का ध्यान रखें। धन्यवाद।